गहरी अंधेरी रात थी। आसमान में जोरदार बिजली की कड़कड़ाहट के साथ जोरदार बारिश हो रही थी। वर्षा बुरी तरह खून से लहूलुहान थी। वो सीढ़ियों से घबराती हुई बाहर की तरफ भागना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को किसी से बचाना चाहती है। भागते भागते अचानक उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई वो सीधे नीचे जाकर गिरी। सीढ़ी का कोना उसके माथे से जा लगा और उसका खून पूरे फर्श पर फैल गया। उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बेड पर थी। डॉक्टर वर्षा को होश आ गया। जैसे ही डॉक्टर अंदर आया तो वर्षा की आखिरी सांसें चल रही थी। वो अपने होठों को हिलाकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। तुम कुछ कहना चाहती हो क्या वर्षा? मैं वापस आऊंगी। क्या? मैं वापस आऊंगी। उन आखिरी शब्दों के साथ वर्षा ने अपना दम तोड़ दिया। वर्षा की मौत को लगभग 1 महीना बीत गया था। रात को रजत अपने कमरे में सो रहा था। लगभग 12:30 बजे का समय होगा। तभी घर की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज से रजत की नींद टूट गई। अरे, इतनी रात को घर पर कौन आया है? रात को भी चैन नहीं है किसी को। रजत ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, मगर एक बॉक्स वहां रखा हुआ था। बॉक्स के ऊपर रजत का ही नाम लिखा था, इसलिए वो उसे उठाकर अपने कमरे के अंदर ले आया। इतनी रात को मेरे लिए ये किसने भेजा है? देखता हूँ। रजत ने जैसे ही वो बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक चिट्ठी थी, मगर जब उसने वो चिट्ठी खोलकर देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कागज पर किसी ने खून से 3 अक्षर लिखे थे, मैं वापस आऊंगी। ये क्या मजाक है? कोई अपने खून से ये सब लिखकर मुझे क्यों भेज रहा है? रजत ये देखकर पहले ही डर चुका था। तभी उसके कानों में एक दबी सी आवाज आई। मैंने तो कहा था मैं वापस आऊंगी। तुम नहीं चाहते कि मैं वापस आऊं? ये तो वर्षा की आवाज है, लेकिन मुझे वर्षा की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है? वो तो मर चुकी है ना? नहीं, ये मेरा वहम है। कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। रजत ने वो बॉक्स डस्टबिन में फेंक दिया और वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की थी। तभी उसे किसी के पैरों की ठक ठक की आवाज आई। वो आवाज कानों में पड़ते ही डर से रजत पसीने से भीग गया। उसने हिम्मत करते हुए अपनी आंखें खोली तो सामने अलमारी पर उसे एक काला साया दिखाई दिया, जो अपने पैरों को लगातार अलमारी के ऊपर मारे जा रहा था और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। क्या हुआ रजत? तुम इस तरह मुझे देखकर हैरान क्यों हो गए? अब तो मैं एक आत्मा बन चुकी हूं ना, तो मैं कहीं भी और कैसे भी आ जा सकती हूँ। देखो, जैसे आज मैं तुमसे मिलने आ गई। इशारा दिया था मैंने कि मैं वापस आऊंगी। रजत की जान उसके हलक में अटक गई। तभी वर्षा की आत्मा सीधी वहां से उसके ऊपर झपटी और उसने उसके गले को पूरी तरह जकड़ लिया। रजत चिल्ला भी नहीं पाया और कुछ ही देर में उसने अपना दम तोड़ दिया। अगली रात रवि, विकास और अनुज हॉस्टल के रूम में घबराए हुए बैठे थे। अपने फोन में रजत की फोटो देखते हुए उन तीनों की आंखों में उदासी छाई हुई थी। पहले वर्षा मारी गई और अब रजत, लेकिन समझ नहीं आ रहा रजत मरा कैसे। रिपोर्ट में आ रहा है कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई, लेकिन उसे तो ऐसी कोई बीमारी भी नहीं थी और उसकी बॉडी पर कोई ऐसे निशान भी नहीं है कि किसी ने जबरदस्ती उसे मारा हो। प्लीज अब तुम लोग ये सब बातें मत करो यार, मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा है। घबराहट हो रही है यहाँ पर बैठे बैठे।
मैं थोड़ी देर में छत पर टहलने के लिए जा रहा हूँ। अनुज अपना फोन लेकर थोड़ी देर के लिए छत पर टहलने के लिए चला गया। वो गेम खेलते खेलते इधर से उधर घूम रहा था। तभी उसका ध्यान सामने की दीवार पर पड़ा और दीवार पर जो लिखा था उसे पढ़कर अनुज के होश उड़ गए। ये क्या मजाक है? ठीक उसी तरह खून से सने हुए अक्षरों में वहां पर भी वही लिखा था, मैं वापस आऊंगी। अनुज डरते हुए वहां से नीचे जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर तभी इतनी तेज हवा चली कि हवा की वजह से दरवाजा खुद ब खुद बंद होकर जाम हो गया। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो अनुज, लेकिन ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा। वो आवाज सुनकर अनुज की सांसें अटक गई। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। उसने हल्का सा मुड़कर देखा तो एक खून से सना हाथ उसके कंधे पर रखा था। वो जोर से चिल्लाया। तभी उस खून से सने हाथ ने उसके कंधे के मांस को बुरी तरह फाड़ डाला। वर्षा की आत्मा ने उसकी गर्दन को एक झटके में मरोड़ा और पीछे की तरफ घुमा दिया। अनुज की चीख पूरे हॉस्टल में गूंज गई। सब दौड़ते हुए छत की तरफ आए तो छत का नजारा देख उन सबके पैर वहीं जम गए। ओह माय गॉड, ये सब किसने किया अनुज के साथ? अनुज तो छत पर अकेला आया था ना? पहले रजत और अब अनुज। मुझे दोनों की ही मौत नॉर्मल नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मार रही है इन्हें। मुझे तो अब हॉस्टल में रहने से डर लग रहा है। मैं कल सुबह होते ही घर के लिए निकल जाऊंगा। जान से कीमती कुछ भी नहीं है। तू कैसी बातें कर रहा है रवि? अरे तेरे घर जाने से कुछ नहीं होने वाला। रजत भी तो अपने घर ही गया था ना, लेकिन वहां पर भी मारा गया। लेकिन आखिर इन दोनों की मौत का कारण क्या है? किसने मारा इन्हें? हमें ये तो पता लगाना होगा ना। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। बस मैं कल अपने घर के लिए निकल रहा हूँ, और अगर तू भी अपनी जान की सलामती चाहता है तो तू भी चला जा यहाँ से, वरना अगला नंबर हम दोनों में से किसी का होगा। रवि ने वहां से जाने का पूरा मन बना लिया था। पुलिस भी वहां पर आई, मगर रजत की मौत की तरह ही अनुज की मौत भी उनके लिए एक रहस्य बनकर रह गई। उसे किसने मारा किसी को पता नहीं लगा। अगली सुबह रवि, विकास और प्रिया कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे। तभी प्रिया वहां बैठी हुई कुछ सोच रही थी। अरे नाश्ता तेरे सामने रखा कब से ठंडा हो गया, तो कुछ खा क्यों नहीं रही है? पता नहीं यार, जब से वर्षा की डेथ हुई है तब से मेरा मन कुछ बेचैन सा रहता है, और उसके बाद रजत और अनुज की भी मौत हो गई। समझ नहीं आ रहा आखिर किसकी नजर लग गई हमें। वो सभी वहां पर बैठकर बातें ही कर रहे थे। तभी पियोन वहां पर आया। रवि, तुम्हारे लिए ये पार्सल आया है। पार्सल? लेकिन मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं। किसने भेजा है ये? एक लड़की आई थी कॉलेज के बाहर, वो आई और उसने कहा कि ये पार्सल रवि को दे देना, तो मैं देने आ गया। मैंने उसका नाम पूछने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि जब रवि पार्सल खोलेगा तो उसे खुद समझ आ जाएगा कि ये उसे किसने भेजा है, और फिर वो चली गई। अच्छा, तो हमसे छुप छुप कर किसी से दोस्ती की जा रही है। हमें भी बता दे कौन है वो। तेरे दोस्त ही है हम। अरे नजर नहीं लगाएंगे। नहीं यार, कोई दोस्त नहीं है मेरी। पता नहीं किसने भेजा है, खोल कर देखता हूँ। रवि ने जैसे ही वो पार्सल खोला तो उसके अंदर उसकी एक फोटो निकली, जिस पर किसी ने लाल रंग से बड़ा सा क्रॉस लगाया हुआ था, और उसके साथ एक सफेद रंग का रुमाल भी था। ये तेरी फोटो पर इतना बड़ा क्रॉस किसने लगाया है? और इस रुमाल के अंदर क्या है, जरा देख तो। रवि ने घबराते हुए रुमाल खोला। रुमाल के अंदर खून से सने अक्षरों में वही 3 शब्द लिखे थे। उन्हें देखकर रवि ने अपने हाथ से वो रुमाल दूर फेंक दिया। मैं वापस आऊंगी। क्या है ये सब? किसने भेजा है ये मेरे लिए? वर्षा। ये क्या बोल रही हो प्रिया तुम? अरे वर्षा रवि के लिए ये पार्सल कैसे भेज सकती है? वो तो पहले ही मर चुकी है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि
वर्षा के आखिरी समय में अस्पताल के रूम में जब मैं उसके साथ थी तो उसने अपना दम तोड़ने से पहले बस यही बात बोली थी कि मैं वापस आऊंगी। इस रुमाल पर जो लिखा है वो देखकर मुझे बस उसकी याद आ गई। मैं अभी रिसेप्शन पर जाता हूँ, सीसीटीवी फुटेज चेक करूंगा। आखिर कौन देकर गया है इसे मेरे लिए। रवि ने रिसेप्शन पर जाकर थोड़ी देर पहले की सीसीटीवी फुटेज चेक कराई, मगर फुटेज में कोई भी वो पार्सल लाता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये हो ही नहीं सकता। किशन ने अभी थोड़ी देर पहले ही तो मुझे ये पार्सल लाकर दिया है। ये तुम क्या बोल रहे हो रवि? आज तो किशन काम पर ही नहीं आया, तो भला तुम्हें वो पार्सल लाकर कैसे दे सकता है? तुम स्टूडेंट्स को हर समय मजाक सोचता है क्या? अगर अगली बार ऐसा मजाक किया ना तो सीधा कंप्लेंट कर दूंगी। लेकिन मैम। प्लीज लीव। रवि वापस कैंटीन में अपने दोस्तों के पास गया और उसने उस पार्सल को जला दिया और सारी बात उन दोनों को बताई। उसकी बात सुनकर वो दोनों भी हैरान हो चुके थे। वर्षा के वो आखिरी शब्द, और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। मुझे तो लगता है वही हमारे साथ ये सब कर रही है। अरे लेकिन वो हमारे साथ ये सब क्यों करेगी? हमने भला उसका क्या बिगाड़ा है? वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि यहाँ पर रहना अब हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं तो तुम दोनों को अभी भी कहता हूँ कि यहाँ से चले जाओ और किसी बाबा को दिखाकर अपने लिए सुरक्षा कवच बनवा लो, वरना उन दोनों की तरह वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। दो दोस्तों की मौत और रवि की बातों से उन लोगों का भी वहां पर रुकने का मन नहीं था, इसलिए कुछ दिन की छुट्टी लेकर वो भी वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गए। रात को रवि अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी अचानक उसकी टीवी से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। अरे क्या हो रहा है इस टीवी को? ये कैसी अजीब सी आवाज आ रही है? इतनी तेज आवाज क्यों हो रही है टीवी की? ये तो मेरे कान के पर्दे फाड़ देगी। ना तो अब टीवी रिमोट से कंट्रोल हो रहा था और स्विच बंद करने के बाद भी टीवी चालू था। ये देखकर रवि के पसीने छूट गए। तभी अचानक से कमरे में बिल्कुल शांति हो गई, मगर तभी कुछ सेकंड बाद रवि के कानों में एक आवाज पड़ी। लगता है तुम मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे पास आ गई। आखिरकार मैंने तुम्हें कहा जो था कि मैं वापस आऊंगी। रवि का हलक सूख गया। उसने मुड़कर टीवी की तरफ देखा तो टीवी की स्क्रीन पर खून से लथपथ वर्षा दिखाई दे रही थी। वर्षा तुम नहीं, ये झूठ है। तुम मर चुकी हो। तुम इस तरह मेरे सामने नहीं आ सकती। मरा हुआ इंसान तो किसी के भी सामने आ सकता है, तो तुम इस तरह डर क्यों रहे हो? और वैसे भी मैं तो तुम्हारी दोस्त थी ना, तो मुझसे क्या डरना। मैं तो बस तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ, और तुम चिंता मत करो, वहां पर तुम मेरे साथ अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारे दोनों दोस्त अनुज और रजत भी वहां पर हैं। इसका मतलब तुमने ही उन दोनों को मारा है? हाँ, और अब बारी तुम्हारी है। अचानक टीवी की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो गई और रवि को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वर्षा की आत्मा ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसने अपने खून से सने पहने नाखूनों से रवि के चेहरे के मांस को बुरी तरह फाड़ डाला। रवि की चीखें पूरे घर में गूंज गई, मगर इससे पहले कि कोई उसे बचाने आ पाता, तड़पते हुए उसने अपना दम तोड़ दिया। उसी वक्त गहरी नींद में सो रही प्रिया के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। नोटिफिकेशन की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि रवि के नंबर से उसके पास एक वीडियो आई है। उसने अपना फोन उठाया और वो वीडियो खोलकर देखी, जिसमें रवि की मौत की वीडियो थी। वो देखकर प्रिया के हाथों से फोन छूट गया। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? इसका मतलब रवि भी मारा गया। ये सब आखिर हो क्या रहा है?
घबराई हुई प्रिया का ध्यान सामने लगे आईने पर पड़ा। आईने पर खून से सने हुए अक्षरों में वही लिखा था। मैं वापस आऊंगी। तभी आईने में उसे वर्षा की आत्मा दिखाई दी, जो बुरी तरह खून से लथपथ थी। वर्षा, तुम? इसका मतलब तुमने ही सबको मारा है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो तुम्हारी दोस्त थी ना। प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। खुद को बहुत चालाक समझती हो तुम। उन तीनों ने जब मेरे बाथरूम में कैमरा फिट करके मेरी वीडियो बनाई थी तो इसके बारे में उन्होंने तुम्हें भी बताया था। सब जानती थी ना तुम। मुझे ब्लैकमेल करके बहुत बार पैसे लूटे उन्होंने, और जब मेरे पास उन्हें देने के लिए पैसे भी नहीं बचे तो वो मेरी इज्जत के पीछे भागे। उस रात तुम सब ही मुझे ट्रिप के लिए लेकर गए थे और जानबूझकर उस रिजॉर्ट में रुके थे, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग नहीं आते। तुम जानती थी ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं। वहशी दरिंदों की तरह नोचना चाहते थे वो मुझे। अपनी जान बचाकर भाग रही थी मैं, और भागते भागते गिर गई। गिरते ही जान नहीं गई थी मेरी, जिंदा थी मैं। और तुम जब उन सब के साथ मिलकर हंस रही थी तब सब सुन लिया था मैंने। मेरी दोस्त बनने का नाटक करती रही, लेकिन अब चिंता मत करो, अब मुझे सब पता चल गया है, और अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो होना चाहिए। अपनी आखिरी सांस ले लो प्रिया। नहीं, प्लीज प्लीज माफ कर दो मुझे वर्षा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के लालच में आ गई थी मैं। तुम उन्हें जो पैसे देती थी उसमें मैं भी हिस्सा लेती थी। गलती हो गई मुझसे गलती हो गई। अचानक ही सामने लगा वो शीशा इतनी जोर से टूटा कि उसके कांच के टुकड़े प्रिया के शरीर के अंदर घुस गए और तड़प तड़प कर उसकी भी मौत हो गई। वर्षा के साथ उन सब ने बहुत गलत किया। बस एक विकास था जो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वर्षा ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर उसने प्रिया से जो अपने आखिरी शब्द कहे थे उसने उन्हें पूरा किया, और मरने के बाद भी वापस आकर उसने उन सबको मारकर अपना बदला पूरा किया।